वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौटिल्य के आर्थिक विचारों के बारे में। जो आर्थिक विचारों का इतिहास आप पढ़ते हैं तो उसमें कौटिल्य के जो आर्थिक विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें। ठीक है, तो आर्थिक विचारों में आज हम कौटिल्य के कौन कौन से आर्थिक विचार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य जो है उसको तीन मुख्य नामों से जाना जाता है। कौटिल्य के साथ साथ में उनको एक तो विष्णुगुप्त कहा जाता है और दूसरा चाणक्य कहा जाता है। इसके अलावा जैसे उन्हें कुटिल और वात्स्यायन नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य को तीन नामों से जाना जाता है। सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो चाणक्य या कौटिल्य है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तक्षशिला के पास में, जो वर्तमान समय में तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उस समय सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है वर्तमान समय में। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को, उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो तक्षशिला के पास में एक गांव है चण गांव, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि इनको चाणक्य के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? चण गांव में। ठीक है, और चण गांव कहाँ पे है? तक्षशिला के पास में है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनको चाणक्य नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य था। तो कौटिल्य को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो कौटिल्य। अच्छा, कौटिल्य नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? कुटिल गोत्र में। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? कुटिल गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कूटनीति में माहिर थे, और कूटनीति में माहिर होने की वजह से इनको एक तरह से क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। तो कौटिल्य। और अच्छा, विष्णुगुप्त क्यों कहा जाता है? ये विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था इसलिए। ठीक है, तो कौटिल्य को प्रमुख रूप से तीन नामों से जाना जाता है: कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। तीनों एक ही बात है। इसके अलावा इनको कौटिल्य और कुटिल और वात्स्यायन नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम कहते हैं, ये एक संस्कृत भाषा में लिखी गई है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्रम। और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका अर्थशास्त्र है वो प्योर अर्थशास्त्र नहीं है। ठीक है, शुद्ध या पूर्ण अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें कि राष्ट्रों की संपत्ति का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का अर्थशास्त्र नहीं है। इसमें केवल सलाह दी गई है कि जो राज्य है, जो राजा होता है, वो किस प्रकार से अपनी संपत्ति को बनाए रखता है, किस प्रकार से अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है, उसके बारे में विचार दिए गए हैं। तो ये एक तरह से राजनीतिक अर्थशास्त्र हम कह सकते हैं, या इसमें राजनीति जो प्रशासन होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में एक तरह से विचार दिए गए हैं। तो ये जैसे देखो, प्योर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये तो आपके कब आई थी? 1776 में। ठीक है, 1776 में एडम स्मिथ की जो बुक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसके बाद में एक तरह से अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। ठीक है, जो आपकी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र को एक प्योर सब्जेक्ट के रूप में जो उद्भव माना जाता है वो कब माना जाता है? एडम स्मिथ की बुक 1776 में जो पब्लिश हुई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसके साथ में अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र या आर्थिक विचार दिए हैं, लेकिन उनके जो विचार थे वो प्योर इकोनॉमिक्स नहीं थे एक तरह से। ठीक है, इसलिए अर्थशास्त्र का जो जन्म है वो तो आपका 1776 के बाद में ही माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक विद्वान है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, कौटिल्य। तो इन्होंने भी एक तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हैं, और वही विचार एक तरह से अपनी बुक में दिए थे। उस बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्रम, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आपको पता चल गया कि ये एक प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्ध अर्थशास्त्र इसको हम नहीं कह सकते हैं। ये आपका राजनीति शास्त्र भी कह सकते हैं। इसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सभी के बारे में इसमें एक तरह से विचार दिए गए हैं। अच्छा, इसकी रचना की अगर हम बात करें तो इसकी जो रचना है वो कब हुई थी, उसका कोई एक फिक्स डेट नहीं है, फिक्स कोई वर्ष नहीं है जिसमें अर्थशास्त्र की रचना की गई है, ऐसी कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कौटिल्य है वो
चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके शासन में, उनके दरबार में एक तरह से क्या थे, प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं, ठीक है। जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, उनका जो वो राजा थे, तो उस समय कौटिल्य जो हुआ करते थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस राज्य के, ठीक है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं। तो उनका जो काल था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके शासन का जो काल है वो माना जाता है लगभग 300 से 298 ईसा पूर्व। इसका मतलब जो अर्थशास्त्र पुस्तक हैं उसकी रचना कब हुई थी, 300 से 298 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, ठीक है। ये एक तरह से 321 है यहाँ पे, 321 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। ये मतलब हम कह सकते हैं तीसरी या जो चौथी शताब्दी है उसमें एक तरह से इसकी रचना हुई थी। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी रचना कब हुई है, चौथी सदी में। चौथी सदी में कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उस शासन के अंतर्गत, ठीक है। उस शासन में चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजा बनाया था उसमें भी एक तरह से कौटिल्य जो है उसने अपनी रणनीतियों से, कौटिल्य ने ही एक तरह से विशेष योगदान दिया है, ठीक है। कौटिल्य ने ही उनको प्रोत्साहित किया था राजा बनने के लिए, और धीरे धीरे फिर वो वहाँ के उनके अलग अलग जो क्षेत्र थे उन पे अधिकार कर, मतलब कहाँ के राजा थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के। और मगध एक तरह से जो आपका वर्तमान समय में बिहार यूपी वाला इलाका है उस क्षेत्र को मगध क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ के राजा थे। और वहाँ के राजा बनने में एक तरह से कौटिल्य की जो नीतियां थी वही एक तरह से काम की गई थी, ठीक है। इसकी बहुत सारी वर्तमान समय में आप देखते हो जैसे कि जो कौटिल्य की नीतियां हैं, चाणक्य की नीति जैसे हम कहते हैं, तो चाणक्य ने अपने इस किताब में इस प्रकार की बहुत सारी जो नीतियां हैं उसको एक तरह से उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एक राजा जो है वो राज्य कर सकता है। इसलिए इसको राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। नीति शास्त्र इसको कहा जाता है, धर्मशास्त्र इसको कहा जाता है। तो इसमें एक तरह से इसकी बहुत सारी नीतियां थी। जैसे कुछ नीतियों की वर्तमान समय में लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, लोग क्या कहते हैं कि ये चाणक्य की नीति है, जैसे आपने सुना होगा। तो चाणक्य की नीति का मतलब क्या हो गया कि जो चाणक्य कौटिल्य थे उन्होंने अपनी बुक में इस प्रकार की नीतियां बताई हैं जिसका प्रयोग करके एक राजा जो हैं वो किस प्रकार से प्रशासन को अच्छे ढंग से चला सकता है। कुछ जैसे उसकी अवधारणा और नीतियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बताया इस बुक में कि मनुष्य जो है वो जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। बहुत अधिक ईमानदारी जो होती है वो भी, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ईमानदार होते हैं, जो जैसे कि जो सीधे पेड़ होते हैं उनको पहले काटे जाते हैं, मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं उन्होंने अपनी बुक में बताई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ही डर अपने निकट आए उस पर क्या करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, आक्रमण करके उसको एक तरह से नष्ट कर देना चाहिए। फिर उनकी एक नीति बताई थी कि एक बार आप अगर किसी काम को करने लग जाते हो, शुरू कर देते हो, तो असफलता से आपको नहीं डरना चाहिए, मतलब उस काम को पूरा करके आपको क्या करना चाहिए, उस काम को छोड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। इस प्रकार की नीति उन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया कि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हो तो शुरू करने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब तीन प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, और फिर क्या इस काम में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार की उन्होंने अपनी नीतियां दी थी जिसका वर्तमान समय में भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में भी एक तरह से वो व्यावहारिक है। जैसे उन्होंने बताया एक नीति है कि भले ही कोई सांप जो है वो जहरीला नहीं हो लेकिन फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। मतलब इन नीतियों का प्रयोग करके, मतलब कोई भी जो राजनेता होता है या प्रशासन होता है उसको अच्छे ढंग से चला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नीतियां दी गई थी, इसी कारण से वर्तमान समय में आप कोई भी काम करते हो या आप कहीं कहीं पे सुनने को मिलता है कि चाणक्य की नीति है। चाणक्य की नीति का मतलब ये है कि एक कुशल प्रशासक जो है वो किस प्रकार से जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। इस प्रकार की जो नीतियां हैं उन्होंने इसमें बताई थी। और कौटिल्य की जो नीतियां थी, अवधारणाएं थी, उसी का प्रयोग करके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मगध का राजा बना था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का राजा कब बना था, उसकी जो अवधि है वो लगभग आपकी क्या मानी जाती है, 321 से 298, ठीक है। या इस बुक में जैसे लिखा हुआ है आपका 300, जो अलग अलग बुक है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो लगभग ये आपकी समयावधि है, ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तो इस समयावधि में चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था, उसी शासन काल में जो कौटिल्य हैं उनके द्वारा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी रचना की गई है। अब देखिए इसके कौन कौन से आर्थिक विचार हैं उसकी हम बात करते हैं।
अब देखिए कौटिल्य के जो आर्थिक विचार हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक उन्नत और अनुशासित अर्थव्यवस्था थी उस समय, ठीक है। जो उस समय उसका शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो कौटिल्य का जो काल था, यहाँ प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो उस समय जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से क्या मानी जाती है, अनुशासित मानी जाती है, उन्नत मानी जाती है। और उसमें वो उनके मतलब उसमें निर्माण करने के लिए बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। तो उनमें से एक तरह से प्रमुख जो नाम आता है वो किसका आता है, कौटिल्य का। और कौटिल्य ने क्या बताया कि उन्होंने जो पुस्तक की रचना की है उस पुस्तक में उन्होंने एक तरह से क्या किया है, बहुत सारे जो प्राचीन विद्वान थे, ठीक है, प्राचीन विद्वान थे, जैसे कि मनु हैं, शुक्राचार्य हैं, इसके अलावा उस समय के जो लेख थे जैसे कि पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सभी में जो लेख लिखे गए थे उनके लेखों का प्रयोग करके ही उन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की। मतलब कौटिल्य ने जो आर्थिक विचार दिए हैं उन आर्थिक विचारों में जो मनु, शुक्राचार्य, पुराण, उपनिषद, इनके जो लेख थे उन लेखों का प्रयोग करके इस पुस्तक की एक तरह से इन्होंने रचना की थी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि उनके शब्दों में, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि उनकी ये जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें प्राचीन जो आचार्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आधार पर ही उन्होंने एक तरह से क्या किया था, अर्थशास्त्र का निर्माण किया था, ठीक है। मतलब मनु, शुक्राचार्य हो गया आपका, पुराण, उपनिषद, उनसे विचार लेकर ही उन्होंने अर्थशास्त्र की एक तरह से रचना की है, ठीक है। अब देखिए कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं यह हम कह सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख आर्थिक अवधारणा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी आर्थिक अवधारणा है उसमें कौन सा है, अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो धन होता है, धन में उन्होंने एक तरह से क्या बताया है कि जो धन के साथ साथ में जैसे किसी वस्तु से जो धन अर्जित किया जाता है, सार्वजनिक या निजी संपत्ति हो सकती हैं, कोई कीमती धातु हो सकती हैं, श्रम या वनोपजो जो होती हैं, ठीक है, वनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है, उन सभी को उन्होंने एक तरह से धन के अंतर्गत शामिल किया है। और उन्होंने क्या बताया कि जो धन है उसको अनाज से कमाना चाहिए, उचित साधनों का प्रयोग करके जो अर्जित किया जाता है धन वो ही एक तरह से सही होता है। उन्होंने अर्थशास्त्र और अर्थ की जो परिभाषा दी है तो अर्थ में उन्होंने क्या बताया, अर्थ क्या होता है, मानव व्यवहार या जीविकोपार्जन जो होता है, ठीक है, मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करता है उसको एक तरह से उन्होंने क्या कहा है, अर्थ कहा है। एक तो ये कहा है अर्थ क्या होता है, मानव व्यवहार या मानव की जो जीविका होती, मानव अपने जीने के लिए जो कार्य करता है, जीविका के लिए जो कार्य कर रहा है वो ही एक तरह से क्या है, अर्थ है, धन है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने क्या बताया कि जो मानव से युक्त भूमि है जहां पे मानव रहता है उस भूमि को भी एक तरह से उन्होंने क्या कहा है, अर्थ कहा है। तो अर्थ की उन्होंने दो परिभाषा हम कह सकते हैं, एक तो मानव का व्यवहार या मानव अपने लिए जो कार्य करता है, जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करता है उसको उन्होंने एक तरह से क्या कहा है, अर्थ कहा है। और जिस भूमि पर मानव रहता है, मानव से जो युक्त भूमि है वही एक तरह से क्या है, अर्थ है। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो उन्होंने क्या बताया कि इस भूमि को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जहां पे व्यक्ति रहता है उस भूमि को प्राप्त करने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उपाय करने के जो शास्त्र है, उपाय की विवेचना करने वाला जो शास्त्र है वो एक तरह से क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में एक तरह से हम क्या करते हैं, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि मानव किस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करता है। और उन्होंने क्या बताया कि मानव के चार उद्देश्य होते हैं, ठीक है, मानव के चार उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये देखिए मानव के उन्होंने चार उद्देश्य बताए हैं, चार उद्देश्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो गया धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ठीक है। धर्म, ये आपका हो गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये उन्होंने चार उद्देश्य बताए हैं, चार उद्देश्य। अब उन्होंने इसका वर्णन करते हुए क्या लिखा है कि इस लोक एवं परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा करने में अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या माना था, साधन माना था, क्योंकि अर्थशास्त्र ही धर्म, अर्थ एवं काम को प्रवर्त करता। मतलब अर्थशास्त्र में इन चार चीजों का अध्ययन किया जाता है, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म का, ठीक है। लेकिन धर्म की तुलना में उन्होंने क्या कहा था, अर्थ को ज्यादा महत्व दिया था, ठीक है। उनका जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें धर्म की तुलना में अर्थ जो है
उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसमें मानव के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है? जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आपका कौन-कौन सा है? 4 उद्देश्य। फर्स्ट आपका कौन-सा हो गया? धन, ठीक है? दूसरा आपका हो गया धर्म, ठीक है? धन की जगह आप चाहें तो अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है? अर्थ। तो सबसे पहला आपका कौन-सा हो गया? अर्थ, दूसरा कौन-सा हो गया? धर्म, तीसरा आपका हो गया काम और चौथा क्या हो गया? मोक्ष। तो ये उन्होंने मानव के 4 उद्देश्यों को इसमें एक तरह से स्पष्ट किया है। दूसरा, ज्ञान की शाखाओं की अगर हम बात करें, तो ज्ञान की जो शाखाएँ थी उन्होंने ज्ञान की शाखाओं को 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है? 4 भाग कौन-कौन से हैं? त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी और दंड नीति। ठीक है? ज्ञान की शाखाओं का उन्होंने 4 भागों में विभाजन किया है। सबसे पहले अगर हम त्रयी की बात करें, ठीक है? त्रयी का मतलब क्या हो गया? धर्म दर्शन। जो वेद वेदांग होते हैं उसमें जो उल्लेख किया गया है, तो त्रयी का मतलब यहाँ पे एक तरह से क्या है? धर्म दर्शन से है। वार्ता का जो संबंध होता है, वार्ता का उन्होंने अर्थ लिया है कृषि, पशुपालन और व्यापार से। ठीक है? जिसको अर्थशास्त्र कहा है उन्होंने। ठीक है? वार्ता का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार आते हैं। अन्वेषिकी जो होती हैं उसका संबंध एक तरह से दर्शन शास्त्र से है और दंड नीति का मतलब आपका है राजनीति शास्त्र या जो राज्य तंत्र है, राज्य जो कार्य कर रहा है, राजा के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार के लोगों के द्वारा अगर अवहेलना की जाती है, अनुशासनहीनता की जाती है, तो उनको दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने 4 प्रकार के उद्देश्य, ज्ञान की 4 शाखाओं का उल्लेख किया है। फर्स्ट आपकी कौन सी होगी? त्रयी, ठीक है? दूसरा आपका है वार्ता, तीसरा आपका है आन्वेषिकी और चौथा आपका क्या है? दंड नीति। और उसने उन्होंने एक तरह से क्या किया था यहाँ पे कि देखो, जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में एक तरह से क्या होता था? धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन कौटिल्य ने जो अपनी रचना की है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने धर्म के स्थान पर जो आपका अर्थ है उसको ज़्यादा महत्व दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैदिक काल में एक तरह से धर्म को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने एक तरह से धर्म के स्थान पर जो अर्थ हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया है। तो अर्थ को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। उनका क्या मानना था कि जो सुख है उसका मूल क्या है? धर्म है। और धर्म का जो मूल है वो क्या है? अर्थ है। इसका मतलब धर्म की तुलना में उन्होंने एक तरह से अर्थ को ज़्यादा प्रधानता दी है। और अर्थ का मतलब क्या हो गया? मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य किया जा रहा है। ठीक है? अर्थ की परिभाषा हमने ऊपर देखी थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो एक तरह से क्या है? अर्थ है। या मानव से युक्त भूमि को उन्होंने क्या कहा था? अर्थ कहा था। ठीक है? जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसकी रक्षा करने के लिए जो शास्त्र हैं वो कौन सा है आपका, या किस प्रकार से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसको उसके उपायों को बताने वाला जो शास्त्र है उसको उन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र कहा था। तो अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, और ज्ञान की जो शाखाएं हैं उनका किस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया था वो अभी तक हमने देखा है। ठीक है? अर्थ का मतलब उन्होंने किससे लिया था? भूमि से लिया था। मानव का जो जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य है और इसकी रक्षा करने के वाला जो विवेचन करने वाला जो शास्त्र है वो आपका क्या है? अर्थशास्त्र है। और ज्ञान की उन्होंने 4 शाखाओं का अपने इस अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। 4 शाखाएं कौन-कौन सी है? 4 विभाग कौन-कौन से हैं? त्रयी, वार्ता, अन्वेषिका और दंड नीति। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वार्ता है, तो वार्ता का जो अर्थ है वो किसके साथ में लिया गया है? कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक है? यहाँ इन सभी को मिला के क्या कहा जा सकता है? अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखना है कि कहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से वार्ता शब्द का जो प्रयोग है वो किस लिए हुआ है? कृषि, पशुपालन और व्यापार के लिए। और अगर ये ऑप्शन में आपके नहीं हो तो फिर वार्ता शब्द का जो संबंध है वो किसके साथ में है? अर्थशास्त्र के साथ में है। तो ये ज्ञान की शाखाओं का उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद में अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित ग्रंथ। ठीक है? उनका जो अर्थशास्त्र है वो एक तरह से अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित है। मतलब अभी हमने देखा था कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के जो विचार, उन्होंने एक तरह से क्या बताया था कि धर्म की तुलना में उन्होंने अर्थ को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है? वो अर्थ जो होता है
धन जो होता है वो राज्य व्यवस्था का प्रमुख अंग होता है, मतलब राजा के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी विकास कार्य किए जाएंगे, तो विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी, अर्थ की आवश्यकता होगी। शत्रुओं को अगर पराजित करना है तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होगी। मित्रों की सहायता करनी है तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होगी। राज्य की कोई सी भी समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अर्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौटिल्य का क्या मानना था कि अर्थ के द्वारा समस्त कार्य किए जा सकते हैं। समस्त कार्य का मतलब लोगों का कल्याण किया जा सकता है, राज्य का विकास किया जा सकता है, विभिन्न विकास कार्य किए जा सकते हैं, जो शत्रु होता है उसको पराजित किया जा सकता है, मित्रों की सहायता की जा सकती है। किसी भी समस्या का जो समाधान है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? अर्थ के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में अर्थ को महत्व दिया है। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक तरह से भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित एक तरह से ग्रंथ है। फिर उसके बाद में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त। ठीक है, कौटिल्य ने एक तरह से क्या किया था कि जो समाज था उनको अनेक वर्गों में बांटा था, अलग अलग वर्गों में बांटा था, और जो अराजक तत्व होते हैं, ठीक है, अराजक तत्वों पर किस प्रकार से सरकार जो है वो नियंत्रण कर सकती है, उनको किस प्रकार से कठोर कठोर दंड देके उस पर उनका दमन किया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे नियमों का जो प्रतिपादन है वो अपनी इस बुक में किया है। तो जो तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्था थी उसके इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि समाज में जो लोग रहते हैं, समाज को उन्होंने क्या किया था? विभिन्न वर्गों में विभाजित किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी का आर्थिक आधार पर उन्होंने एक तरह से वर्गीकरण किया था, उनका आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किया था, और तत्कालीन समाज की जो व्यवस्था है उसका मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था। उसके बाद में अगला विचार अगर हम देखें तो ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें इतिहास और मानव जीवन का जो अनुभव है, उन सभी अनुभवों को उन्होंने अपने उन सभी अनुभवों का जो विश्लेषण है, वो सारे जो विचार हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया था। उनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, यहाँ ऐतिहासिक जो अनुभव हैं, जो उनकी चेतावनियां हैं, वो सभी वर्तमान समय में भी एक तरह से क्या होती हैं? प्रयोग की जाती हैं। इसलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास को महत्व दिया है, मतलब प्राचीन समय में क्या हुआ है उससे सबक लेके आगे भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उसके उन्होंने एक तरह से बताए थे। उनके निजी अनुभव थे, उनको उन्होंने अपने उसमें विश्लेषण में शामिल किया था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ऐतिहासिक, मतलब इतिहास के जो अनुभव हैं उसको उन्होंने शामिल किया है, और वर्तमान समय में भी वो लागू होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसको एक तरह से कहा जाता है। अब देखिए इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी हैं? कृषि के बारे में उनके क्या विचार थे। ठीक है, कृषि, पशुपालन और व्यापार के बारे में उनके क्या विचार थे। तो कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने जो सिद्धांत थे, अपने जो आर्थिक विचार थे, अपनी जो पुस्तक थी, उन्होंने उसमें एक तरह से कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया है, कृषि को उन्होंने प्रधानता दी है। मतलब कृषि कार्य जो होता है वो उस समय का सबसे प्रमुख कार्य था। यहाँ जो राज्य होता था, राजा जो होता था, उसकी आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भी क्या था? कृषि या भू राजस्व हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कृषि को उन्होंने अपने अपनी बुक में एक विशेष महत्व दिया था। उनका क्या मानना था कि जो राज्य है उसकी आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या होता है? भू राजस्व होता है। इसलिए जो भी कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं, किसान हैं, उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य का क्या मानना था कि जो किसान हैं, जो कृषि कार्य कर रहे हैं लोग, जो लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। कृषि विकास हेतु एक तरह से जो बंजर भूमि है उसको साफ करके कृषि कार्य किया जाना चाहिए। मतलब कृषि उत्पादन अगर बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो बंजर भूमि है उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको साफ किया जाना चाहिए। और भूमि का जो मूल्य होता है वो किसके आधार पर निर्धारित होता है? उसकी उर्वरा शक्ति, मतलब उसका जो उपजाऊपन होता है उसके आधार पर ही क्या होगा? किसी भूमि का मूल्य निर्धारित होगा। जो भूमि ज्यादा उपजाऊ होगी उसका मूल्य एक तरह से क्या होगा? ज्यादा होगा। और उन्होंने क्या बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो ये कृषि कार्य हैं, जो कृषि व्यवसाय हैं, और जो भूमि होती हैं, वो ही क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करते हैं।
ठीक है। अब कृषि के बारे में उनका क्या मानना था कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको अपने हाथ से हल को नहीं छूना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और कौटिल्य का क्या मानना था कि अगर कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जो विभिन्न संसाधन होते हैं, विभिन्न संसाधन कौन कौन से, जैसे कि अच्छे किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, हल हैं, बैल हैं, सिंचाई के साधन हैं, उन सभी का प्रयोग करके एक तरह से क्या करना चाहिए, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कृषि क्षेत्र का एक तरह से क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि जो प्राचीन समय, ठीक है, उनकी जो बुक थी उसमें की अगर हम बात करें तो उसमें जो कृषि का अधिकांश भाग होता था वो राजा के अंडर में होता था, ठीक है, राजा के पास में होता था। इसलिए राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत है वो भी एक तरह से क्या थी, कृषि थी। उनका कहना था कि कौटिल्य का मानना था कि जो कृषि है, कृषि कार्य है, ठीक है, उसमें भी एक तरह से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब उत्पादन को अधिकतम किया जाना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन को अधिकतम तो करना चाहिए लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण के लिए ही क्या करना चाहिए, उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने बताया कि कृषि कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, कृषि कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से मानसून वर्षा के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन वर्षा साल भर तो होती नहीं है। तो इस स्थिति में कृषि उत्पादन के लिए उन्होंने अन्य जो साधन है जैसे कि तालाब हैं, कुएं हैं, ठीक है, तालाब, कुएं, नहरें, ठीक है, इन सभी का प्रयोग करके सिंचाई के जो साधन होते हैं, तालाब, कुएं, नहरें, इन सभी का भी एक तरह से प्रयोग करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादन मुख्यतः वर्षा के ऊपर निर्भर है और वर्षा तो एक तरह से अनियमित होती है, ठीक है, और अनियमित होगी तो जैसे 4 महीने के लगभग होती है, तो बाकी का जो टाइम है उसमें भी कृषि कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो साधन है, सिंचाई के साधन है, तालाब, कुएं, नहरें, इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तालाब, कुएं, नहरें जो बनाई गई हैं, इनको अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो कौटिल्य का मानना है कि उन लोगों को एक तरह से सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा क्या करना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, इन साधनों का अगर प्रयोग किया जाता है, देखिए मानसून तो चलो ठीक है, लेकिन जो ये सिंचाई के साधन है, तालाब, कुएं, नहरें, इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, राजा के द्वारा। तो इस स्थिति में जो राजा हैं उनको भी एक तरह से क्या करना चाहिए, कृषि उत्पादन को, अच्छा, जो किसान हैं वो राजा को एक तरह से क्या करेंगे, उत्पादन, कृषि उत्पादन का 1/4 भाग जो है वो एक तरह से लगान के रूप में राज्य या राजा को दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनका मानना था, क्यों, क्योंकि जो नदी हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनकी जो व्यवस्था है, ठीक है, ये जो सिंचाई के साधन है, इनकी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है, राजा के द्वारा। इसलिए राजा को भी क्या करना चाहिए, किसानों के द्वारा उनको अपनी उपज का 1/4 भाग जो है वो उनको देना चाहिए। फिर उसके बाद में पशुपालकों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पशुपालकों को एक तरह से गोपाल नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसमें पशुपालकों को क्या कहा गया है, गोपाल, गोपाल या हम कह सकते हैं ग्वाला। ठीक है, गोपाल या ग्वाला कहा गया है। और उनका क्या मानना था कि जो पशुपालन है, कौटिल्य का क्या मानना था कि जो पशुपालन है वो प्राचीन भारतीय जितने भी व्यवसाय हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय हैं। और पशुओं को जिन भूमि पर चराया जाता है उस भूमि को क्या नाम दिया गया था, उस भूमि को क्या कहा जाता है, गोचर भूमि कहा जाता है। ठीक है, गोचर भूमि क्या होती है, जहां पर पशुओं को चराया जाता है। जो ग्वाले होते थे, जो गोपाल जो पशुओं को चराते थे, उनको भी मजदूरी प्रदान की जाती थी और उनकी जो मजदूरी थी वो राजा के द्वारा निश्चित की जाती थी, निश्चित होती थी। प्रत्येक पशु के लिए 1 पण वार्षिक, ठीक है, उस समय जो मुद्रा चलती थी वो पण के रूप में होती थी। तो प्रत्येक पशुओं को चराने के लिए 1 पण वार्षिक रूप से पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता था। इसका भी एक तरह से उसके अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। उसके बाद में देखिए अगली जो विशेषता आपकी है वो कौन सी है, राज्य तंत्र का समर्थक। मतलब जो कौटिल्य हैं उनका क्या मानता था कि जो व्यवस्था है, राजनीति जो व्यवस्था है, प्रशासन जो है किस प्रकार का होना चाहिए, केंद्रीकृत होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीकृत जो संगठन होता है उसी के द्वारा संपूर्ण राज्य का जो विकास है वो किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने केंद्रीकृत शासन प्रणाली जो होती है उसको एक तरह से उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में महत्व दिया है। और जो राजा कार्य करता है तो राजा को क्या करना चाहिए, अपने अंडर में जो भी मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे परामर्श लेके किसी प्रकार की जो भी वो नीतियां बना रहा है उन नीतियों को बनाने के लिए उनका सहयोग लेना चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए।
इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली जो विशेषता है वो कौन सी है, धर्म एवं राजनीति से संबंधित है। ठीक है, ये तो आपका आर्थिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ठीक है, कौटिल्य धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने क्या बताया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और वार्ता, वार्ता का संबंध मैंने आपको पहले ही बताया था किसके साथ में है, कृषि, पशुपालन और व्यापार या वाणिज्य के साथ में है। और इन सभी को उन्होंने किसके साथ में संबंधित किया था, दंड नीति के साथ में। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी जो राज्य व्यवस्था होती है, जो राज्य तंत्र होता है, उसमें सरकार को, राजा को क्या करना चाहिए, दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दंड नीति का मतलब क्या हो गया कि कोई भी लोग अगर गलत कार्य करता है तो गलत कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको जुर्माना या सजा देनी चाहिए राजा के द्वारा। तो दंड नीति को उन्होंने अपने इस अर्थशास्त्र में प्रमुख स्थान दिया है। फिर उसके बाद में व्यावहारिक दृष्टिकोण, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक जीवन में एक तरह से लागू होता है। उन्होंने वास्तविक जो जीवन की समस्याएं हैं, ठीक है, उनको उन्होंने एक तरह से विवेचन किया है। जैसे कि जो वार्ता है, कृषि, उद्योग, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इन सभी समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है, सरकार, राजा जो होता है उसकी कर व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके दूसरे जो राष्ट्र उनके साथ में किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, गुप्तचर हो गया, जैसे युद्ध नीति हो गई, कूटनीति हो गई, उसके जो मंत्री हैं उसके क्या कार्य होंगे, इन सभी का एक तरह से उन्होंने उल्लेख किया है, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही माना जाता है। उसके बाद में अगली विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो है आपका आय का सिद्धांत। मतलब जो राजस्व होता है, सार्वजनिक वित्त की अगर हम बात करें तो देखो, सार्वजनिक वित्त में तो दो चीजें आएगी आपकी। सार्वजनिक वित्त में एक तो सरकार की आय किससे प्राप्त हो रही है, और दूसरा सरकार को किस प्रकार से व्यय करना चाहिए। तो आय प्राप्ति के उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एक तरह से क्या बताया है कि जो उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, भूमि है, उद्योग हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या करना चाहिए, कर लगाना चाहिए। ठीक है, सरकार, जो राज्य होता है, राजा होता है, उसको आय की प्राप्ति कैसे होगी, तो उत्पादन के साधनों पर कर लगाकर। और उस समय उत्पादन का जो प्रमुख साधन होता था वो कौन सा होता था, उत्पादन का प्रमुख जो साधन होता था वो होता था भूमि। तो भूमि के ऊपर एक तरह से क्या करना चाहिए, कर लगाना चाहिए। और कर लगाने का एक उन्होंने आधार बताया है कि जो कर है वो लोगों की भुगतान की क्षमता के अनुसार लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को उसका बोझ लगे, कि जो राजा के द्वारा जो कर लगाया जा रहा है वो बोझिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लोगों की भुगतान क्षमता के अनुसार ही लगाना चाहिए, और वर्ष में केवल एक बार ही लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उन्होंने दूसरा क्या बताया कि जो करों की दरें हैं वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। मतलब जो कर लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत अधिक मात्रा में लगाएगा तो इससे क्या होगा, जनता के मन में असंतोष आएगा। ठीक है, तो करों की दरें क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, जिससे राजा को आय की भी प्राप्ति हो जाए और लोगों में असंतोष भी उत्पन्न हो। ठीक है, करों का जो निर्धारण है वो औद्योगिक इकाइयों की क्षमता और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार लगाया जाना चाहिए। मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि करों का जो निर्धारण है वो जिन उद्योगों के ऊपर अगर कर लगाया जा रहा है तो उद्योगों की क्षमता कितनी उसके अनुसार लगाना चाहिए। कृषि के ऊपर लगाना चाहिए तो कितना हिस्सा उत्पादन हुआ है उसके आधार पर लगाना चाहिए। तो करों की जो दर है वो निश्चित होना चाहिए, और उस कर देय क्षमता कितनी है उसके अनुसार लगाना चाहिए। साथ ही साथ राज्य जो है उसकी आवश्यकता कितनी है उसको देख के लगाना चाहिए। ठीक है, और कर जो है, कर व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, बढ़ती हुई। ठीक है, बढ़ती हुई कर व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनके ऊपर अधिक मात्रा में कर लगाना चाहिए। ठीक है, जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर अधिक मात्रा में कर लगाया जाना चाहिए, और जो आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर कम कर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौटिल्य का मानना था। और राज्य के द्वारा जो विकास कार्य किए जाते हैं, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, इसलिए एक तरह से क्या करना चाहिए, सरकार को कर देना चाहिए। और कर जो है वो क्या होना चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए, और साथ साथ में मितव्यय होना चाहिए। मितव्यय का मतलब कि करों को वसूल करने के ऊपर खर्चा जो है वो ज्यादा नहीं हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा रखा जाना चाहिए। और राज्य की जो आय होती है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करेगी, उत्पादन के साधनों के ऊपर। तो राजा को क्या प्रयास करना चाहिए कि जो ये उत्पादन के साधन हैं
उनका किस प्रकार से विकास किया जा सके। उत्पादन के साधनों का अगर विकास किया जाएगा तो इससे क्या होगा, सरकार की, राजा की जो आय है वो भी एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। तो राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उत्पादन के साधनों का विकास करना चाहिए। उत्पादन के साधनों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी नीति बनानी चाहिए। उसके बाद में अगला हमारा है यथार्थवादी का वादिता के प्रबल समर्थक। मतलब जो कौटिल्य थे वो वास्तविक स्थिति जो होती थी, वास्तविक चीजें होती थी, उसके समर्थक थे। मतलब वास्तविक चीजों का मतलब कि वस्तुओं को वो ईश्वर की उत्पत्ति नहीं मानते थे। उनका क्या मानना था कि जो वास्तविक जीवन में चीजें हैं, ठीक है, वही एक तरह से क्या होती हैं, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, धार्मिक भावनाएं जो होती है, मान्यताएं होती हैं, उनका उपयोग चलो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य जो है, मानवीय जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है, वो अपने विवेक पर आधारित होने चाहिए, सोच समझ पर आधारित होने चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए, लोगों को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वे क्या करते थे, वे मानव को राज्य का सहायक मानते थे, ईश्वर को नहीं। मतलब राज्य का जो विकास है वो लोगों के द्वारा हो सकता है, ईश्वर के द्वारा नहीं। मतलब अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। फिर उसके बाद में कर व्यवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कर व्यवस्था। तो कर व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो करों की जो दरें होती थी वो हिंदू धर्म के अनुसार निर्धारित की जाती थी, ऐसा कौटिल्य का मानना था। और कौटिल्य का क्या मानना था कि अगर सरकार का जो बजट है उसमें अगर घाटा हो रहा है तो घाटे को पूरा करने के लिए एक तरह से क्या करना चाहिए, ऋण लेना चाहिए। ठीक है, जबरन ऋण भी लिया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में जनता द्वारा राजा को जो भी पैसा दिया जा रहा है कर के रूप में, उसको उन्होंने क्या कहा है, शुल्क कह सकते हैं, चुंगी कह सकते हैं, या कर कहा जा सकता है। कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनता के द्वारा राजा को जो भी अंश दिया जाता है वो क्या होता है, शुल्क या चुंगी कह सकते हैं, या उनको एक तरह से क्या कह सकते हैं, कर कह सकते हैं। और कर लगाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता था, राजा का। ठीक है, राजा को कर लगाने का पूर्ण अधिकार होता था। और क्यों होता था, क्योंकि राजा क्या करता है, लोगों की रक्षा करता है। और लोगों की अगर रक्षा करता है, लोगों को न्याय प्रदान करता है, लोगों के जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं, आर्थिक उद्देश्य होते हैं, राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने में एक तरह से वो क्या करता है, उसको खर्च भी करता है वापिस। मतलब लोगों के कल्याण के लिए वापिस वो क्या करता है, उस धन को खर्च करता है। इसलिए राजा को कर लगाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि राजा अगर इन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होता है, लोगों की वो रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है, लोगों को न्याय नहीं प्रदान करना पाता है, लोगों के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में अगर वो सहायता नहीं करता है, तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए, राजा को कर देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये कर व्यवस्था के संदर्भ में उसके विचार थे। उसके बाद में नेक्स्ट विचार आपके हैं माप तोल एवं मौद्रिक व्यवस्था। ठीक है, माप तोल और मौद्रिक व्यवस्था के संदर्भ में उनके जो विचार थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में, उसमें विभिन्न वस्तुओं का किस प्रकार से माप किया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से उनको तोला जाएगा, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि माप और तोल पर किसका अधिकार होता था, राज्य का। ठीक है, किसी वस्तु को मापना है, तोलना है, तो उसको राज्य के द्वारा एक कार्य संपन्न किया जाएगा। और उसकी जांच के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, पटवा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना आपको, पटवा अध्यक्ष कौन होते थे, माप और तोल के लिए राज्य या राजा के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, पटवा अध्यक्ष कहा जाता था। तो पटवा अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो राज्य के द्वारा माप और तोल की व्यवस्था के लिए की जाती थी। मापने के लिए जो बांट होते थे उनके ऊपर चिन्ह लगाए जाते थे, जैसे आप देखते हो ना, 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है। तो उस समय भी इस प्रकार के जो बांट थे वो प्रचलित थे और उन पर भी एक तरह से चिन्ह लगाए जाते थे। अब देखिए व्यापार जो किया जाता है तो व्यापार में क्या होगा, मुद्रा का, पैसों का लेन देन होगा। तो व्यापारिक प्रणाली को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए एक तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो क्या मानता है कि राज्य के द्वारा जो मौद्रिक व्यवस्था थी वो की जाती थी। और मुद्रा जो होती थी उसके उन्होंने दो प्रमुख कार्य बताए। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने मुद्रा के दो कार्य बताए। एक तो कौन सा है, विनिमय का माध्यम, मतलब लेन देन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मुद्रा का। और दूसरा मुद्रा जो होती है वो कोष, ठीक है, कोष,
धन जमा करने के लिए, मतलब कोष में धन जमा करने के लिए जो विधिग्राह्य मुद्रा होती हैं उसका उन्होंने एक तरह से उल्लेख किया है। ठीक है, इसमें छोटे सिक्के को उन्होंने शामिल किया है। ठीक है, छोटे सिक्के में जैसे आपके आधा पण हो गया, पाव हो गया, उसका अष्टभाग हो गया। ठीक है, उसका उन्होंने एक तरह से उल्लेख किया है। ठीक है, तो माप तोल व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उस समय जो मुद्रामान था, ठीक है, मौद्रिक प्रणाली थी, वो किस प्रकार की थी? स्वर्ण विनिमय प्रणाली थी। मतलब स्वर्णमाल, मतलब प्रत्येक सिक्कों का जो मूल्य था वो सोने के रूप में निर्धारित किया जाता था। इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्णमान प्रणाली। ठीक है, स्वर्णमान प्रणाली का मतलब क्या हो गया? जो भी मुद्रा चलन में होती थी उसका मूल्य सोने के रूप में निर्धारित किया जाता था। तो उस समय का जो प्रमाणिक सिक्का था वो क्या था? पण। ठीक है, प्रमाणिक सिक्का कौन सा था? पण था। और सोने चांदी के अंदर विनिमय दरें निर्धारित थी, मतलब जो भी मुद्रा का लेन देन हो रहा है, जो भी सिक्का चलन में है, उसका मुद्रा के रूप में मूल्य कितना है वो निर्धारित था। इसके साथ में अगर हम देखें तो सिक्कों की ढलाई का जो कार्य था वो सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, सरकार के द्वारा एक तरह से स्वर्णकार को नियुक्त किया जाता था और उसी के द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती थी। और अगर वो अपने कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ करता है, ठीक है, अनुशासनहीनता करता है, अवहेलना करता है, तो उसको राज्य के द्वारा कठोर दंड का भी प्रावधान था। तो मौद्रिक व्यवस्था जो थी वो राज्य के अंडर में थी उस समय। ठीक है, मौद्रिक व्यवस्था में जैसे मुख्य जो इकाई थी वो कौन सी थी? पण। और साथ साथ में एक तरह से जो पण के साथ में छोटे सिक्के जो थे, आधा पण का सिक्का हो गया, पाव पण का हो गया, उसका अष्टभाग, अष्टभाग का मतलब जो दुअन्नी होती है, इस प्रकार के जो सिक्के थे वो भी उस समय चलन में थे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, कौटिल्य का क्या मानना था कि जो राज्य हैं उससे क्या करना चाहिए? जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, जनता की भलाई का मतलब कि लोगों को खाना बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब भूखमरी की समस्या होनी चाहिए, भूखमरी से लोगों की रक्षा करनी चाहिए, राज्य का कार्य होना चाहिए। लोग जो कार्य कर रहे हैं तो उनकी जो मजदूरी दर है वो क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं हो रही है, उसको रोकने का काम करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के जो नियम है वो राज्य को बनाना चाहिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लोगों को जो भूखमरी हैं, मिलावट हैं, उससे बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको जो मजदूरी मिल रही है वो उचित है या नहीं है, इस प्रकार की उनकी व्यवस्था की उन्होंने एक तरह से बात की। उस प्रकार की नीतियों का निर्माण जो है वो सरकार को करना चाहिए, मतलब प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। लोगों के कल्याण में ही राज्य का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, राज्य जो है वो व्यापार, कृषि, सिंचाई, खान जो होती हैं, पशु कल्याण होती हैं, उन सभी के लिए एक तरह से कार्य करना चाहिए। लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए इनका विकास करने के लिए। राजा का एक तरह से क्या होता है? कर्तव्य होता है। इसी प्रकार जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई। मतलब जो राज्य हैं, राजा हैं, वो क्या होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। उसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्य जो हैं वो सरकार को करने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। फिर उनके जो अंतिम विचार हैं, ठीक है, वो कौन से हैं आपके? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, उसके बाद में उससे पहले अगर हम देखें तो श्रमिकों और मालिकों के बारे में भी उनके विचारों को उन्होंने बताया था कि जो श्रमिक होते हैं, मालिक जो नियोक्ता होते हैं, उनके बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसको किस प्रकार से निपटाया जाता है उसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए थे। अब देखो इसमें उन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई श्रमिक है, ठीक है, अगर वो किसी नियोक्ता या उद्योगों में अगर कार्य काम कर रहा है, 1 साल का माना कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से पहले ही अगर वो काम छोड़ता है तो क्या करना चाहिए? जो नियोक्ता है, जो उद्योग का माली है, उसको उससे पूरी वापिस जो सैलरी है, जो पूरी मजदूरी है, उसको चुकानी चाहिए और राजा को क्या करना चाहिए? जुर्माना देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मजदूर जो है वो समय पूरा होने से पहले अगर काम छोड़ता है तो उसे अपनी जो भी मजदूरी प्राप्त हुई है वो उस व्यक्ति को वापस लौटानी चाहिए और राजा को क्या करना चाहिए? जुर्माना देना चाहिए। इसी प्रकार से जो नियोक्ता है, जो उद्योगपति हैं, उसने अगर किसी श्रमिक को अपने यहाँ पे रखा है और उसको अगर वो समय से पहले निकाल देता है, तो समय से पहले निकालता है तो उसे पूरे समय की, मतलब 1 साल के लिए रखा है और 2 महीने काम करने के बाद में अगर उसको निकाल देता है तो उसे पूरे 1 वर्ष की क्या करनी चाहिए? मजदूरी देनी चाहिए और साथ ही साथ राजा को जुर्माना देना चाहिए। इस प्रकार के विचार भी उन्होंने दिए, मतलब श्रमिक को भी उन्होंने महत्व दिया है। और साथ ही साथ जनसंख्या के बारे में अगर उनके विचार देखें
तो उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या बढ़ती रहती है तो इसका कोई डर नहीं है, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि देखो क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनमें लगातार एक तरह से क्या होता है, युद्ध होता है, और युद्ध के कारण क्या होता है, जो मृत्यु दर है वो ऊंची होती है। साथ ही साथ उस समय चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, मतलब अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण भी जो मृत्यु दर है वो ऊंची थी। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि जो जनसंख्या बढ़ती रहती है तो वो किसी प्रकार की एक समस्या नहीं है, ठीक है। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो भी वो एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे जनसंख्या नहीं बढ़ सकती है, ऐसे उनके विचार थे। और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के वो समर्थक थे, ठीक है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसके वो एक तरह से समर्थक थे, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जो निजी क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब जो कौटिल्य थे उनका क्या मानना था कि कुछ उद्योग धंधे होते हैं उन पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, कुछ हैं जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी वह समर्थक थे। निजी क्षेत्र के साथ साथ में राज्य सरकार के जो उद्योग धंधे हैं वो भी एक तरह से कार्य करते हैं। तो निजी और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं जिसमें निजी क्षेत्र भी काम करता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो भी कार्य करता है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको सरकार या जो राजा है उसका उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। नियंत्रण होने की वो सलाह देता है। कौटिल्य ने जैसे जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, काला बाजारी हो गया, आपकी मुनाफाखोरी है, जो तस्करी करने वाले हैं, मिलावट करने वाले हैं, इनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। और कौटिल्य ने सभी वर्गों, चाहे वो मालिक हो या स्वामी हो, श्रमिक हो और उपभोक्ता हो, उनके हितों की रक्षा का सुझाव दिया था। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कि अगर कोई व्यक्ति काम पहले, अगर श्रमिक पहले काम छोड़ रहा है तो उसको पूरी मजदूरी वापस उस व्यक्ति को चुकानी चाहिए जिसने उसको काम पे रखा था, और सरकार को जुर्माना देना चाहिए। और कोई व्यक्ति काम पे किसी व्यक्ति को रखता है और उसको हटा देता है तो भी जो हटा रहा है उद्योगपति है उसको पूरा पेमेंट उसको देना चाहिए और राजा को जुर्माना देते हैं। मतलब उपभोक्ता का भी इसमें हित है, जो श्रमिक है उसका भी हित है, और जो नियोक्ता है उद्योगपति उसका भी इसमें हित है, उसकी उन्होंने एक तरह से अपने इस ग्रंथ में दिया है, ठीक है। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के वो समर्थक थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ में निजी क्षेत्र का भी वो विकास करना चाहते थे। तो ये कुछ आर्थिक विचार थे जो कौटिल्य के द्वारा दिए गए थे। तो आशा है कि आपको जो कौटिल्य के आर्थिक विचार हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, या एक दो बार अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया होगा कि एक संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। वो कौन सा है, अर्थशास्त्रम, और बाद में इसका जो अनुवाद है वो किया गया है। तो देखिए इकोनॉमिक्स, आप इसको इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश अगर आप इसका ट्रांसलेट करोगे तो भी वो क्या होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही रहेगा, इसको हम इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे साथ साथ ध्यान रखना है। मतलब ये एक तरह से क्या है, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपका ग्रंथ है, ठीक है। केवल प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है। प्योर इकोनॉमिक्स जैसा आपका कब आया था, 17 अलग विषय के रूप में जो आया वो आपका कब आया था, 1776 में। और उसका जो जनक है वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ जो है वो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। 1776 में उनकी जो पुस्तक आई थी उसके बाद में एक सिस्टोमेटिक सब्जेक्ट के रूप में इसका विकास हुआ है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में अपने विचार दिए हैं, लेकिन वो प्योर इकोनॉमिक्स, शुद्ध अर्थशास्त्र की श्रेणी में, पूर्ण अर्थशास्त्र की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।